नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम उन जीके के क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करते हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं आपके, इस सीरीज़ में हम उनको कवर करते हैं। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को हम कवर करते हैं, बल्कि इनसे रिलेटेड जितने फैक्ट होते हैं, जितनी बातें होती हैं, उनको भी यहीं पर कर जाते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाता है। साथ में एनसीईआरटी के फैक्ट भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। यह हमारा इस सीरीज का 10वां पार्ट है। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके मध्य में स्थित है? देखिए, जो कुल्लू घाटी है, इस घाटी यहां आपके हिमाचल प्रदेश में है। पहले तो आपको राज्य पता होना चाहिए। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो कुल्लू घाटी है, यहां पर 7 दिन का दशहरा त्योहार मनाया जाता है। उसके लिए भी ये काफी ज्यादा फेमस घाटी है, ठीक है। ये आपकी कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों के मध्य में है? तो कुल्लू घाटी ये आपकी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। कहीं कहीं पर लद्दाख और पीर पंजाल इसका उत्तर दिया गया है, वो गलत है। आपने धौलाधार और पीर पंजाल को यहां पे याद करना है, ठीक है। कौन से राज्य में है आपकी कुल्लू घाटी? ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? यानी नर्मदा नदी इनमें से किस राज्य से होकर नहीं जाती है? नर्मदा नदी काफी इंपॉर्टेंट नदी है, दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है, ये आपका जो मैकॉल पर्वत है, इसकी जो अमरकंटक चोटी है मध्य प्रदेश में, यहां से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में ये बहती है, उसके बाद ये गुजरात में जाती है, फिर ये महाराष्ट्र में जाती है, यानी राजस्थान में ये नहीं बहती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कौन से सागर में गिरती है, कौन सी क्षेत्र में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में? तो देखिए, ये आपके अरब सागर में गिरती है। भारत में बहुत कम नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ज्यादातर आपकी जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये अरब सागर में गिरती है। और क्वेश्चन बनता है नर्मदा नदी को लेकर के कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की, यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अरब सागर में गिरने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा नदी। इसे भी आपने याद करना है। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो 2 पर्वत श्रेणियां आपने याद करनी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इन दोनों के मध्य से होकर गुजरती है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ क्रांति दी है और दूसरी तरफ दी है कि किसके उत्पादन से संबंधित है। तो देखिए, क्या स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है? तो ये वाला तो आपका सही है। स्वर्ण क्रांति, जिसको सुनहरी क्रांति भी कहते हैं, गोल्डन क्रांति कहते हैं, किससे संबंधित थी? बागवानी, शहद उत्पादन, इसके अलावा फल उत्पादन, ठीक है। तो ये वाला तो सही है। दूसरा, नीली क्रांति क्या उर्वरक उत्पादन से संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से आपकी कौन सी क्रांति संबंधित थी? धूसर क्रांति। नीली क्रांति आपकी मत्स्य उत्पादन से है। इसी प्रकार पीली क्रांति अंडा उत्पादन से नहीं है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। हमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला वाला सुमेलित है, ये दोनों सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा जो दूसरा और तीसरा है, यानी कि डी ऑप्शन सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। अंडा उत्पादन से संबंधित है आपकी रजत क्रांति, ठीक है। इसको भी आपने याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फिर से आपने बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क आपके असम में है, घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये आपके यूपी में पड़ता है। तो दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है और ये वाले नेशनल पार्क आपसे अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो साथ साथ में आपके ये टॉपिक भी कवर हो जाते हैं। तो दुधवा वाला कहाँ है आपका? यूपी में ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन जो है आपके आर्द्र भूमि से संबंधित है।
ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर के एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है 1971 में। ईरान का एक शहर था जिसका नाम था रामसर। इसी रामसर में जहां पर यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है आर्द्र भूमि के संरक्षणों को लेकर के, यहां पर देशों के मध्य में समझौते होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है रामसर सम्मेलन कब हुआ था? आप बताएंगे 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। यहां पर जो समझौते वगैरह किए गए, इनको लागू कब किया गया? तो रामसर समझौते को लागू किया गया 1975 से। ठीक है। तीसरी बात, भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कब किए? तो भारत ने हस्ताक्षर किए 1982 में। इन तीनों वर्षों को आपने याद करना है। सम्मेलन 71 में, लागू 75 में, भारत शामिल हुआ 82 में। ठीक है। क्वेश्चन बनता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की कुछ इंपॉर्टेंट रामसर स्थल, उनको लेकर के क्वेश्चन बनता है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी जो इस रामसर सूची में शामिल हुई थी? उसका नाम था आपका चिल्का झील, जो कि आपके उड़ीसा में है। चिल्का झील इस सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली रामसर स्थल है। इसे 1981 में शामिल किया गया था। 1981 में ही केवलादेव नेशनल पार्क, उसको भी शामिल किया गया जो राजस्थान में है। लेकिन पहला कौन है? चिल्का। 2 क्वेश्चन और याद करने हैं। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है जो आपका सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, बंगाल में जो पड़ता है, आपका कुछ हिस्सा बंगाल में और कुछ हिस्सा बांग्लादेश में। यह भारत का सबसे बड़ी रामसर साइट है। सुंदरवन डेल्टा को 2019 में शामिल किया गया। सबसे छोटी अगर हम रामसर साइट की बात करें जो भारत में पड़ती है, वो है रेणुका वेटलैंड, और ये आपके हिमाचल में पड़ती है। ठीक है। एक क्वेश्चन और याद करना है। भारत के कुल कितने स्थल वर्तमान में, अगर हम बात करते हैं जनवरी 2023 की, तो वर्तमान में रामसर सूची में भारत के 75 स्थल हैं। इनको आपने याद करना है। सबसे ज्यादा किस राज्य के हैं? तो सबसे ज्यादा पहले यूपी के थे, अब तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु के 14 स्थल इस सूची में शामिल हैं। तो भारत के 75 हैं, सबसे ज्यादा तमिलनाडु से है। तो रामसर को लेकर के हमने इतने सारे प्रश्नों को यहां पर देखा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वस्तुएं किस प्रकार की हैं? सिंपल भाषा में बात करें, यानी ऐसी वस्तुएं जिन पर जब इनकम बढ़ती है उन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? इनकम बढ़ रही है, उनकी मांग घट रही है, ऐसी वस्तुओं को निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं। इसका आपको याद करना है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। और ऐसी वस्तुएं जहां पर इनकम बढ़ती है, उनकी मांग भी बढ़ती है, उनको उच्च स्तरीय वस्तुएं बोला जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम कम है तो वो लो क्वालिटी की चीजों का इस्तेमाल करेगा, निम्न स्तरीय वस्तुओं का इस्तेमाल करेगा। जैसे जैसे उसकी इनकम ग्रोथ होगी तो वो क्या करेगा, जो अच्छी वस्तुएं होंगी, जो क्वालिटी की चीजें होंगी, उच्च स्तरीय होंगी, उनका इस्तेमाल करेगा। तो इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो देखिए, प्रशांत महासागर की आपसे ठंडी जलधारा यहां पर पूछी गई है। सही आंसर है आयो शिवो। आयो शिवो प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। अगर बात करते हैं बेंगुएला की, बेंगुएला और फ्राकलैंड, ये दोनों के दोनों अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा हैं। ठीक है। ये दोनों किसकी हैं? अटलांटिक महासागर की। लेब्राडोर की बात करते हैं, ये भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। इन तीनों में अंतर क्या है? ये दोनों और इसमें अलग अलग क्या है? ये दोनों जो हैं, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है और ये वाली उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। कई बार इतना डिटेल में भी वो दे देता है कि उत्तर की कौन सी है, दक्षिण की कौन सी है। इसे आपने याद करना है। ठीक है। और ये किसकी है? ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की रही थी? तो यह क्वेश्चन भी पिछले वर्ष आपसे पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 1974 से लेकर के 1978 तक चली थी। ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना कितनी साल की रही? 4 साल की रही। हुआ ये जब 74 में से शुरू किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, इसके बाद 1978 में कांग्रेस की सरकार चली जाती है, जनता पार्टी की सरकार आ जाती है।
ठीक है। और जनता पार्टी की सरकार पंचवर्षीय योजना को, इसको जो ये चल रही थी 5वीं योजना, इसे 78 में ही खत्म कर देते हैं। और इसके बाद वो क्या जारी करते हैं, रोलिंग प्लान, ठीक है, जिसे अनवरत योजना कहते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। 1980 में इंदिरा गांधी वापस प्रधानमंत्री बनते हैं और वो क्या करते हैं, 1980 से छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर देते हैं। तो इसको आपने याद करना है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो यही कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की रही, और दूसरा ये पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना या जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं उसे शुरू किया गया था, तो 5वीं योजना के बाद। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं, ये वाली योजना आपकी डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और जो एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, काफी फेमस कार्यक्रम, पेपरों में भी पूछा गया है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसकी शुरुआत भी इसी योजना के तहत होती है 1977-78 में। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्राम सभा संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। देखिए, ग्राम सभा की बात हो रही है। पहले भी मैंने आपको कई वीडियोस में कहा है, ग्राम पंचायत को लेकर के, ग्राम सभा को लेकर के जो आर्टिकल 243 है, इसके सारे जो सब पार्ट्स है, 243 ए बी सी डी, इन सबको आपको याद होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि योग्यताएं किस में है, पंचायत का कार्यकाल किस में है, पंचायत की परिभाषा किस में है, आरक्षण किस में है, ये सारी चीजें। यहां पर पूछा है ग्राम सभा से रिलेटेड कौन सा है, तो ग्राम सभा से रिलेटेड है 243 ए। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। पंचायत को लेकर के ऑलरेडी हमने एक मास्टर वीडियो कवर किया था, जिसमें हमने पूरी डिटेल को कवर किया था, इन सभी आर्टिकल्स को भी देखा था। आप उसे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और साथ में एक और चीज, बहुत जल्द जो हमारी सीरीज थी जिसमें हम घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को कवर कर रहे थे, जिसमें हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की तीनों क्लासेस चलती थी, उस सीरीज को भी जल्दी से हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री के जो घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उन सबको हम कवर करते हुए चलते हैं टॉपिक वाइज। तो कई सारे वीडियोस उनकी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। जल्दी ही उनको दोबारा से कंटिन्यू यहां पर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन मुझे यहां पर लगा, जो आपसे पूछा गया था, किसी शायद एसएससी के एग्जाम में ये आया था। देखिए, ये क्वेश्चन सब जानते हैं, संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, यह भी पता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये भी जानते हैं संयुक्त जो बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति कभी भी नहीं करता। ठीक है, ये भी जानते हैं कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। और एक और चीज हम जानते हैं कि संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर बुलाई जा सकती है, वित्त विधेयक पे नहीं बुला सकते आप, संशोधन विधेयक पे नहीं बुला सकते। ठीक है, और ये भी जानते हैं संयुक्त बैठक आज तक केवल 3 बार हुई है। ये एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन कि संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से हमने ली है। ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। तो इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, इतनी सारी बातें हमने देखी, सारे तथ्यों को देखा, और साथ में एक नया फैक्ट इसको आपने जोड़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, कौन से आर्टिकल में कहा गया है, यह कहा गया है आर्टिकल 129 में। अभिलेख न्यायालय क्या होता है, पहले भी हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी फैसले को या किसी केस में कोई डिसीजन देता है, तो उसको सुरक्षित रखा जाएगा, और जो अगर उसी से मिलते जुलते कोई केस आते हैं, उसमें उस डिसीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, कौन कहता है, आर्टिकल 129। हाईकोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है, कौन कहता है, आर्टिकल 215। इन दोनों को आपने याद करना है, सुप्रीम कोर्ट के लिए 129, हाईकोर्ट के लिए 215। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन और भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो देखिए, जो अधिकारियों को वेतन, भत्ते, पेंशन मिलते हैं, इसका उल्लेख संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में क्या है आपसे पूछा जाता रहता है।
पहली अनुसूची में राज्यों का उल्लेख किया गया है, राज्यों के नाम लिखे गए हैं, राज्यों की सीमाओं के बारे में जानकारी है, सारी चीजें किसमें है? अनुसूची 1 में। ठीक है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, जो मंत्रिमंडल होता है वो शपथ कैसे लेंगे, जो संसद के सदस्य हैं वो शपथ कैसे लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो शपथ कैसे लेंगे, सब तीसरी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटा करके। इसके अलावा चौथी अनुसूची की बात करते हैं। चौथी अनुसूची में जो राज्य हैं या हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए राज्यसभा में किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, यानी कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में किया गया है। ठीक है। अनुसूची 5 में क्या किया गया है? अनुसूची 5 में जो SC ST के क्षेत्र होते हैं, जो अनुसूचित जाति जनजातियों वाले क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है अनुसूची 5 में। ठीक है। अनुसूची 6 में कल हमने देखा था 4 राज्यों के बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 आप जानते हैं शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसी अनुसूची में वो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है। अनुसूची 8 आप जानते हैं भाषा से संबंधित है, 22 भाषाएं यहां पर दी गई हैं। अनुसूची जो 9 है यह आपके भूमि संबंधी सुधार से संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल कानून से, अनुसूची 11 आपके पंचायती राज से और अनुसूची 12 आपके नगर निकायों से संबंधित है। ठीक है। तो ये 12 अनुसूचियां हमने सबके बारे में यहां पर देखा। नेक्स्ट है राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा के बारे में बताया गया है भाग 17 में। ठीक है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो इनमें से क्या चीज है जो संविधान की प्रस्तावना में नहीं बताया गया है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना में न्याय के बारे में बताया गया है। कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय, राजनैतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बोला है, धार्मिक न्याय के बारे में नहीं है। क्वेश्चन बनता है प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है और कितने प्रकार के न्याय हैं? तो न्याय 3 प्रकार के हैं, ये तीनों हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है प्रस्तावना में जो लिखी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, इन दोनों को भी आपने याद करना है। नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यहां पर होगा? ठीक है, यहां पर यह अनुच्छेद होगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? यानी सहकारी समितियों के लिए प्रावधान किया गया था संविधान में, किसके तहत किया गया? 57वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं थे, इनको शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में और 42वें संशोधन के तहत। इसे आपने याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। ठीक है। और यह जो प्रोसेस है यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब यहां पर यह है कि दोनों सदन जो भी पहले आरोप लगाएगा वो पहले आरोपों की जांच करेगा और उसके बाद केवल जांच के आधार पर फैसला नहीं होगा, उसके बाद मतदान भी होगा। 2/3 सदस्य अगर सहमत होंगे तो ही राष्ट्रपति अपना पद रिक्त करते हैं। तो जांच भी होगी, मतदान भी होगा। किस प्रकार की प्रक्रिया है ये? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो देखिए, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो लेता है ये राज्य सरकार लेती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में चुनाव आयोग दे देता है, आपको केंद्र सरकार दे देता है। ये सारे गलत हैं। जो पंचायत चुनाव होते हैं आर्टिकल 243 के में इसके बारे में बताया गया है और इसका निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। ठीक है। करवाता कौन है अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा? देखिए, कब किए जाएंगे पंचायत चुनाव ये फैसला लेती है राज्य सरकार। करवाएगा कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
कुरु महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो देखिए, महाजनपदों को लेकर भी आपसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। उन्हीं में से एक महाजनपद है कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं, महाजनपदों को लेकर आपसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, राजधानियों को लेकर के, इनकी जानकारी को लेकर के। पहला क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती कहां से है? दो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, एक बौद्ध धर्म का है और एक जैन धर्म का है। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, इससे हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। और जैन धर्म में एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, यहां से हमें जानकारी मिलती है। इन दोनों को आपने याद करना है। दूसरा, अगर हम अदर यहां पर जो महाजनपद हैं इनकी राजधानियों की बात करते हैं, ये किस किस की राजधानी थी? कौशांबी जो थी ये वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, श्रावस्ती की बात करें, श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। और अहिचित्र की बात करते हैं तो देखिए, एक महाजनपद था जिसका नाम था पांचाल। ठीक है, पांचाल महाजनपद, ये इसकी दो राजधानियां थी। ठीक है, ये दो भागों में विभक्त था एक तरीके से, एक था उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। जो उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी थी अहिचित्र। ठीक है, और जो दक्षिणी पांचाल था उसकी राजधानी क्या थी? काम्पिल्य। दोनों आपको याद करना है। कई बार सिंपल दे देता है ये किसकी राजधानी है, आप बताएंगे पांचाल की। डिटेल में पूछेगा आप बताएंगे उत्तरी पांचाल की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो देखिए, भारत में आप जानते हैं जो अधिकांश किसान होते हैं, जो खेती होती है, जो बारिश का पानी होता है उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, वर्षा जो होती है उसी पर डिपेंड होता है। तो जो कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भारत के अंदर, वो कौन है? वो है आपकी वृष्टि, यानी वर्षा, बारिश का पानी। ठीक है, इसको आपने याद करना है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग परिकल्पनाएं, अलग अलग सिद्धांत यहां पर दिए जाते हैं, जिसमें सबसे फेमस माना जाता है बिग बैंग थ्योरी को। ठीक है, लेकिन जो नेबुलर परिकल्पना है, पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रारंभिक जो सिद्धांत दिए गए थे उनमें से एक है, और इसका प्रतिपादन इमैनुअल कांट के द्वारा किया गया था। इसे यहां पर एल कर देना। तो इमैनुअल कांट ने इस परिकल्पना को दिया था, इसे आपने याद करना है। बाद में इसमें संशोधन किया गया और तब इसको किसने पेश किया? लाप्लास ने पेश किया। तो कई बार आपको ऑप्शन में लाप्लास और कई बार इमैनुअल कांट मिलता है। अगर दोनों आएंगे तो आप कांट को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जन्म का प्रतीक क्या था इनके? वो था कमल। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या था? पीपल का वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। और मृत्यु का क्या था? मृत्यु का था स्तूप। इनको भी आपने याद करने। ठीक है, ये प्रतीक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, गहड़वाल वंश की अगर हम बात करते हैं, जो चंदावर का युद्ध होता है 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जयचंद की हार हो जाती है। यही जयचंद जो थे इसी वंश के अंतिम राजा माने जाते हैं। इस वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि चंदावर का युद्ध आपसे बहुत बार पेपरों में आया है। जो गहड़वाल राजवंश था इसके संस्थापक थे चंद्रदेव। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम शक्तिशाली राजा कौन थे? जयचंद। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, इन्हीं के साथ चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी का, और जिसमें गौरी जीत जाता है। 1194 में यह लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो देखिए, दीवान ए खैरात जो उस समय की जो अनाथ स्त्रियां थी, अनाथ बच्चे थे, उनके लिए एक विभाग की स्थापना करता है फिरोज शाह तुगलक, जिसका नाम था दीवान ए खैरात। इसे आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, एकाशम गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? तो किस काल की कला इसको माना जाता है? जो एकाशम गोलाकार स्तंभ निर्माण की विधि थी, ठीक है, ये मानी जाती है मौर्य काल की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है, और यह मस्जिद आपके दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहां से आयात किया जाता था?
तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सीसा मंगाया जाता था ये ईरान से यानी फारस से मंगाया जाता था। ठीक है, मेसोपोटामिया उसे इस समय कहा जाता था। तो क्वेश्चन बन जाएगा कहां से मंगाते थे, ऑप्शन में दे देगा मेसोपोटामिया, इसी को कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे। देखिए पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 में होती है। ठीक है, कहीं कहीं पर 1867 भी दिया गया है, वो गलत है। आपने पहला रेफरेंस 1870 को ही देना है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा की जाती है 1867 में। इसको आपने याद करना है। ठीक है, जो MG रनाडे हैं, पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाडे, इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहते हैं और MG रनाडे गोखले के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के। और आप सभी जानते हैं गोखले किसके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, महात्मा गांधी के। तो इनको भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए नेशनल कंज्यूमर डे ये मनाया जाता है हर साल 24 दिसंबर को। ठीक है, और अगर पूछेगा वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस, ये तो राष्ट्रीय है 24 तारीख को, विश्व वाला 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासक की उपाधियों और विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया था। यानी जो इनको पेंशन वगैरह मिलती थी, जिसको प्रिवी पर्स बोला जाता था, इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत, ये था 26वां संशोधन। ठीक है, 1971 में होता है। इसके तहत जो पूर्व के राजा थे, आजादी से पहले जिनकी देसी रियासतें थी, उनको पेंशन वगैरह मिलती थी, लेकिन इस संशोधन के तहत 1971 में उनको बंद कर दिया गया। क्वेश्चन बनता है प्रिवी पर्स को कब खत्म किया गया, 1971 में 26वें संशोधन के तहत। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉप जीके MCQ सीरीज का। आज हमने भाग 10 यहां पे कवर किया। इसमें भी हमने जीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इनको देखने का प्रयास किया। मैंने कोशिश करी कि सारी चीज़ें आपको मैं एक स्टोरी के तौर पे और एक आसान भाषा में कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलूँ, जिससे आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, आपको ऑटोमेटिकली सारे जो आपके जीके के कॉन्सेप्ट हैं आपको याद हो जाए। उसी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद यहाँ पर आया होगा। जैसा मैंने वीडियो में बोला कि जल्द हम उस MCQ सीरीज को दोबारा से शुरू करेंगे। साथ में हमारी एक और सीरीज को हम यहाँ पे जल्द शुरू करेंगे जो जीके की होगी, टॉपिक वाइज होगी, जिसमें हम पूरे जीके को थ्योरेटिकल, ये तो हमारे MCQs में चल रही हैं, थ्योरेटिकल भी हम एक पूरी जीके की सीरीज को जल्द यहाँ पर लेकर आएंगे। जीके को आपको ज्यादा मजबूत करना है, उत्तराखंड के लिए, हिंदी के लिए आप अपनी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जल्द ही उत्तराखंड की भी क्लासेस आपकी आनी शुरू हो जाएंगी। जो आपकी लेटेस्ट वाली बुक्स हैं उत्तराखंड की, जो अपडेट एडिशन वाली हैं, उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।